हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो। हमारे यही दो टॉपिक बाकी है, एक एनर्जी फ्लो और दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाला। तो एनर्जी फ्लो में हम देखेंगे बहुत सारी बातें तो हमें ऑलरेडी मालूम है एनर्जी फ्लो के बारे में, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ते आए हैं। अब इसमें मेनली हम ये देखते हैं कि एनर्जी फ्लो में हमें क्या क्या मेन चीजें पढ़नी है। तो एक तो मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी की थोड़ा सा टेक्स्ट भी किया है, इससे रिलेटेड मैंने लिखवाया भी हुआ है, प्लस ये कुछ एक लैंग्वेज पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल सन एनर्जी का, टोटल सोलर एनर्जी का कितने परसेंट पीएआर है। पीएआर का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिकली, आप नोट कर सकते हो, पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो आपको पीएआर की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो 50% जो है वो है पीएआर। और जो प्लांट्स और बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया फिक्स करते हैं एनर्जी? जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, जैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी वाले बैक्टीरिया हो गए या और भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो फिक्स करते हैं इस एनर्जी को फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसी एनर्जी को फिक्स करते हैं, ये वाली बात भी आप पहले पढ़ चुके हो, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत बार आया भी हुआ एग्जाम में, कि जो प्लांट्स है ये कितना एनर्जी को कैप्चर करते हैं टोटल पीएआर का। पीएआर का अमेजिंग बात ही है, ये 2 to 10% ही एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। पहले तो सन की जो एनर्जी है उसका 50% पीएआर है, फिर उस पीएआर में से जो प्लांट्स कैप्चर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितना सा है? 2 to 10%, ठीक है। एक तो ये हो गया, 2 to 10% ऑफ पीएआर इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। देन अब तुमने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर लागू होते हैं। जैसे ये एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये देखो, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। कैसे? सन से जा रही है एनर्जी किसके पास? प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स फिक्स कर रहे हैं उसको। तो हम इसीलिए ना फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे डिफाइन करना आता है तुम्हें तो ये भी बोल सकते हो, ये कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, सोलर एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी बोल सकते हो, इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो सिंथेसिस ऑफ फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। तो ये हो गया। अब प्रोड्यूसर से फिर कहां जाएगी? कंज्यूमर्स ले लेंगे इसको, हेटेरोट्रॉफ्स ले लेंगे, राइट। तो चलो, ecosystems need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require, right? Naturally, photosynthesis के थ्रू प्रोड्यूसर्स ने कैप्चर की वो एनर्जी, फिर कंज्यूमर्स ने फूड के थ्रू, मतलब कंज्यूमर्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की ना, जैसे हर्बीवोर्स ने उस एनर्जी को कंज्यूम किया थ्रू फूड, फिर कार्निवोर ने हर्बीवोर्स के थ्रू कंज्यूम किया, राइट। तो इस तरीके से इकोसिस्टम में ये कांस्टेंट सप्लाई एनर्जी की चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। फिर डिकम्पोजर्स के पास आ गई एनर्जी, फिर डिकम्पोजर से वापस प्लांट्स को मिल गई। क्लियर है? ये हम पढ़ भी चुके हैं इस बात के बारे में। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं, ये कुछ एक पॉइंट्स हमें पता होने जरूरी हैं। एक्सेप्ट फॉर द सी, डीप सी, हाइड्रो थर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑफ द, कैसे चल रहा है, एक मिनट, हाँ, ऑफ द इंसिडेंट सोलर एनर्जी 50%। देखो अभी अभी हमने बात की, 50% इज द photosynthetically active radiation, and we know that
प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये देखो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको हम, प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं उनको हम, फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन बनाता है, कौन लेकर के आता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स? इकोसिस्टम को कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा इसेंशियल कंपोनेंट है इकोसिस्टम का? कल ही पढ़ा था हमने। यस यस बोलो। हाँ, डेट्रीवोर्स, डिकम्पोजर्स, वो लेकर के आते हैं ना, वो उनको डिकम्पोज कर करके वापस सॉइल में डाल देते हैं, सॉइल से प्लांट्स ले जाएंगे, राइट? देन प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ एनर्जी, that is of PAR, right? And this small amount of energy sustains the entire world. मतलब सन का भी, उसका भी 50% का भी, 50% ऑफ PAR का भी जस्ट 2 to 10% से पूरा वर्ल्ड थ्राइव कर रहा है उसके ऊपर। है अमेजिंग बात, सिर्फ 2 to 10% पे, ठीक है? वही एनर्जी आगे आगे चली जा रही है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स flows from different organism of an ecosystem, matlab from autotroph to heterotroph, right? From producers to consumers. All organisms are dependent for their food on producers either directly or indirectly. इसका क्या मतलब है? हर्बीवोर डायरेक्टली ले रहे हैं, कार्निवोर इनडायरेक्टली ले रहे हैं, मतलब उन हर्बीवोर को खा रहे हैं और वो हर्बीवोर प्लांट्स ही खा रहे होंगे ना, अल्टीमेटली तो प्लांट के थ्रू ही है ना आई ना एनर्जी, मतलब कार्निवोर में भी प्लांट की एनर्जी थ्रू हर्बीवोर आई है। क्लियर है ना ये बात? सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर, जो मैंने अभी अभी तुम्हें बात बताई, ठीक है? इसी को बोल देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि एनर्जी फ्लो करती रहती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। क्लियर? Ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy. Constant supply आनी जरूरी है इकोसिस्टम को चलाने के लिए। अगर एनर्जी का कट लग जाएगा तो इकोसिस्टम कैसे? सोचो अगर सन ना हो तो प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसाइज करेंगे? वो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगी दुनिया, कैसे चलेगी, है ना? तो ये देख लेना तुम। They require to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. The green plant in the ecosystem are called producers. In a terrestrial ecosystem, ये मैंने लिखवाया भी हुआ तुम्हें, major producers are herbaceous and woody plants. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, major producers are herbaceous and woody plants, ठीक है? In aquatic ecosystem, producers are phytoplanktons, algae and higher plants. Clear? तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से होते हैं, herbaceous plants and woody plants, और उसमें एक्वेटिक में कौन कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स, जो पानी के अंदर होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन उसमें तो हो नहीं सकते, टेरेस्ट्रियल में तो हो नहीं सकते, तो ये देख लेना, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट, यू हैव रेड अबाउट फूड चेन्स एंड वेब्स। बच्चों फूड चेन के बारे में सबको पता है। छोटी सी बात और मैं एक बताती हूँ, फूड चेन एक्चुअली बोलेंगे रियलिस्टिक नहीं है, फूड जस्ट फूड चेन ही, एक्चुअली फूड वेब रियल में, मतलब एक का खाना, एक ऑर्गेनिज्म किसी और का भी तो खाना बन सकता है, या वो खुद कोई और चीज भी तो खा सकता है। समझ गए ना? ये तो जरूरी नहीं है ना। जैसे फ्रॉग है, इंसेक्ट्स खाता है, फ्रॉग किसी और का भी खाना बन रहा है, किसी और फूड चेन का भी खाना बन सकता है, राइट? क्लियर है? और ये फ्रॉग को कौन खाते हैं? स्नेक खा लेते हैं, तो स्नेक खाली फ्रॉग के ऊपर ही जिंदा थोड़ी रहते हैं, कुछ और भी खा सकते हैं वो। तो ऐसे करके एक रियल में तो फूड वेब भी होता है। जस्ट हम एक जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए फूड चेन बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, एक्चुअली तो ये फूड वेब है जो करता है, एग्जिस्ट करता है। तो फूड चेन्स एंड वेब्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, एक तो यही है कैसे स्टार्ट होता है ये प्लांट से, फूड चेन्स और रादर वेब्स आर फॉर्म्ड such that animal feeds on a plant and another
and on another animal and in turn food for another। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, ये सारा आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें से तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड वैसे बताने के लिए बता रही हूँ। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। मैंने बताया ना, एक ऑर्गेनिज्म किसी चेन, एक फूड चेन में खा रहा है और दूसरी फूड चेन में किसी का खाना बन रहा है, मतलब खुद उस खाया जा रहा है, ठीक है, तो उधर भी लिंक है, इधर भी लिंक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होगा। सो नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉरएवर। हमेशा एनर्जी पास होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म तक ही सीमित रह गई, नो। तो जो ऑर्गेनिज्म उसको खाएगा उसमें ट्रांसफर होगी, उसको किसी और ने खाया उसमें ट्रांसफर होगी, राइट। सो द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज आइदर पास्ड ऑन कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मर गया, फिर उसके बाद वो दूसरे तरीके से ट्रांसफर होगा, डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देंगे। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन। तो यहाँ एक तुमने पढ़ा, एक और नाम आ गया यहाँ पे, डेट्रिटस फूड चेन। एक हमने पढ़ा था ऊपर, एक और पढ़ेंगे हम, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन के बारे में क्या है। सो ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स को ही हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ये बात भी हम जानते हैं। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। यानी हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को और क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स बोल सकते हैं ना, हर्बीवोर्स। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट, यानी कि कार्निवोर की बात कर रहे हैं हम, then they are called secondary consumer. Likewise, you could have tertiary consumer also. Obviously, the primary consumers are herbivores, जो मैंने अभी अभी बात की, and some common herbivores are insect, birds and mammals, and terrestrial ecosystem and mollusks in the aquatic ecosystem. ठीक है, क्लियर है ये मैं उसमें भी दिखाती हूँ तुम्हें, एक और डायग्राम मैंने यहाँ किया हुआ है। The consumers that feed on these herbivores are carnivores, or more correctly called as primary carnivores and secondary carnivores, जो प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सी फूड चेन दिखा रखी है जिसको नाम दिया गया है ग्रेजिंग फूड चेन का। ग्रास दैट इज प्रोड्यूसर, उसको कौन खाता है, गोट, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। फिर गोट को आगे सेकेंडरी कंज्यूमर मैन दिखा, ठीक है, मैन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। तो बच्चों इसके साथ ही मैं एक और तुम्हें ये दिखाना चाहूंगी, इसको छोड़ देते हैं, जस्ट ये एनसीईआरटी से रीड कर लेना, हमने एक एक वर्ड इसीलिए कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये देखो अब क्लियर दिख रहा है, वो दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा था, थोड़ा हाँ ध्यान से चलो। तो बच्चों कहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से सनलाइट लेकर के प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो एक तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कैसे स्टार्ट होता है, प्लांट से, प्रोड्यूसर से, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, राइट। नजर आ रहा है बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। देखो फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं, अगर एक्वेटिक है ग्रास और ट्री, ठीक है। अब इनको यूज करने वाले, खाने वाले कौन है ऑटोट्रॉफ्स को, प्राइमरी कंज्यूमर, इनका दूसरा नाम क्या बोलेंगे बच्चों, हर्बीवोर्स, यस, ये है, यहां लिखती हूँ, ये हो गए हर्बीवोर्स। ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, यहाँ दिया भी हुआ है हर्बीवोर, राइट, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इसमें जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन खाएंगे, ग्रास होपर ग्रास खाएंगे, काऊ को कोई कुछ भी ग्रेज कर सकती है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन यूज करेंगे, कौन खाएंगे, सेकेंडरी, तो इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं ना,
है ना, प्राइमरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं ना, क्लियर है। उसके बाद फिर इनको खाने वाले, इनको सेकेंडरी, और इसके ऊपर भी अगर हैं तो टॉप कार्निवोर्स भी बोल सकते हो, टर्शरी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल हो गए ना, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये एनर्जी ट्रांसफर ऐसे होती जाएगी, सेकेंड से थर्ड के पास, थर्ड से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के पास, ये टॉप लेवल हो गए। तो कोई भी सिंपल आए, जू प्लैंक्टोन्स को खाने वाले फिशेस हो गए, है ना, फिर आगे इनको ये कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो इंसेक्ट्स भी खाती हैं, फिर बाकी इनके एनिमल्स को खाने वाले वुल्फ हो गए, फिर इसके बाद आगे, ओह मैंने तो टॉप पे ही बिठा दिया लायन के बराबर में, जबकि ये भी तो कर सकते हैं हम, लायन और भी ऊपर चला गया, है ना, ये भी तो कर सकते हैं, टॉप कार्निवोर यही होना चाहिए, लायन फिर मैन को। क्लियर है बच्चों, अच्छे से, है ना। चलो, ये वाला फोल्डर मैंने वैसे तुम्हें कर दिया, इसको मैं क्या करूं, इसको छोटा ही करके छोड़ देते हैं। इस स्लाइड में से किसी को सब कुछ क्लियर है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन के कुछ फीचर्स मैं थोड़ा इजी करने के लिए बता रही हूँ, और फूड चेन की टाइप्स देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फूड चेन एंड डिफरेंस बिटवीन दीज फूड चेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसमें से काफी क्वेश्चन हर तरीके से आते हैं। तो चलो ये वाला देखते हैं, फूड चेन्स क्या है। द सिक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे था ना ग्रास, ग्रास हॉपर, फिर उसके बाद गोट, ये चल रहा नहीं, गोट नहीं, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, काओ, नहीं ग्रास हॉपर को कौन खाता है, बर्ड्स खा सकते हैं, हाँ ठीक है। The sequential interlinking of organisms involving the transfer of food energy from producers to consumers in an ecosystem. फिर वो कंज्यूमर का लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर। हर्बीवोर में प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलते हम, ठीक है, बस प्राइमरी कंज्यूमर बोल देते हैं। कार्निवोर में कई लेवल हो सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए 4 या 5 मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल होंगे। अगर हम मैन को रखेंगे फोर्थ पे और लायन को फिफ्थ पे रखेंगे तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। चलो, फीचर्स ऑफ फूड चेन, ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज स्ट्रेट, फूड वेब होती है वो, जो मतलब एक नेटवर्क होगा, ये ऑलवेज स्ट्रेट एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, करेक्ट है, एक के बाद एक के बाद, है ना। 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स, अब ये भी हमने डिस्कस किया। 80 to 90% of energy is lost at each trophic level. That is why 4 to 5 levels. इससे आगे नहीं होते। अब ये वाला पॉइंट ना आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, इसका क्या मतलब है। 80 भी नहीं बल्कि 90% एनर्जी तो लॉस ही हो जाती है जब वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है। तो सोचो, इसका 10%, फिर उसका भी 10%, फिर उसका भी, तो बची क्या एनर्जी, है ना। तो बस इसीलिए तो आगे जा ही नहीं सकते, एनर्जी बचती नहीं तो आगे और ट्रॉफिक लेवल भी नहीं होती, इसीलिए तो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। टॉप लायन तक तो बस एनर्जी बहुत थोड़ी जाती है, ये लोग तो लायन के पास इतनी सी एनर्जी गई, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये देख लो टाइप्स ऑफ फूड चेन, बच्चों ये ऐसे पता नहीं लग रहा, फूड चेन है ये, फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन। जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग, और डीएफसी यानी डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, समझ आया, दोनों पता लगी। डेट्रिटस में डेट्रिटस से शुरुआत होगी, ठीक है। चलो इनमें डिफरेंसेस आते होते हैं, मैंने दोनों को कंपेयर करके ही बताया हुआ है। देखो ये सबको पता है, ग्रेजिंग में कौन होगा फर्स्ट स्टेप, कौन होगा, है फर्स्ट स्टेप, मतलब कौन होगा सबसे पहले, कौन आएंगे, यस, तो यानी कह सकते हैं ना प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट स्टेप, और इसमें डेट्रिटस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना, फर्स्ट स्टेप डेट्रिटस है, ये ध्यान रखना। इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन, इसको तो डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं है, नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन, इसको
उसको क्या मतलब डायरेक्ट तो नहीं चाहिए उसको, इनडायरेक्टली आ जाती है ना वो तो। चलो नेक्स्ट, हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसके अंदर हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स और इसमें डिकम्पोजर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। समझ गए ना, डेट्रिटस को तो डिकम्पोजर्स ही करते हैं। देन लॉन्गर फूड चेन है ये, और ये वाली शॉर्टर फूड चेन है। और एक और पॉइंट ध्यान से सोच समझ के करना, ये जो जीएफसी के थ्रू क्या होता है, जो मतलब जीएफसी के मेंबर्स है वो क्या करते हैं, फिक्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लॉक कर देते हैं फोटोसिंथेसिस में, एनर्जी को फिक्स करते हैं वो केमिकल एनर्जी में, राइट। और ये क्या करते हैं, दे रिलीज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को दे देते हैं तुम यूज करो, मतलब औरों के लिए छोड़ देते हैं। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक तो डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन कर लेना, एक इसमें से ये पूछ लेते हैं क्यों 4 और 5 लेवल ही हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, इसके कुछ फीचर्स के बारे में पूछेंगे, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। मेन इसमें डीएफसी और इसके बारे में ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि डीएफसी किससे शुरू होती है, ऐसा सा, और दूसरा कौन सा था, जीएफसी में पहला लेवल कौन सा है, इनमें से शॉर्टर कौन सी है, लॉन्गर कौन सी है, लाइक दैट। समझ आ गई, समझ आ गई। चलो अब इसमें एग्जाम्पल बता रही हूं मैं जीएफसी का और डीएफसी का। तो इसमें क्या है, जीएफसी का एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पता है ये तुम जानते हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सिंपल फूड चेन है ये है ग्रास से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है ना ये, और इंसेक्ट्स खाते हैं उसको, फिर इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाता है, फिर फ्रॉग को स्नेक खाते हैं, फिर उसके बाद स्नेक के भी आगे हमने बना दिया ईगल, प्रीडेटरी बर्ड दैट इज ईगल। ठीक है, याद रहेगी, एक एग्जाम्पल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आए एग्जाम में तो एग्जाम्पल जरूर लिख के आना, तब फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो उसके बाद आइए डीएफसी, डेट्रिटस दैट इज फॉलन लीव्स बोल सकते हो, एक्सक्रीटा बोल सकते हो, या मतलब टोटल डेट्रिटस जो भी तुमने पढ़ा डिकम्पोजिशन वाले टॉपिक में, डेड बॉडीज बोल सकते हो, ठीक है, वो सारा आ गया। तो उसके ऊपर ये डेट्रीवोर्स करेंगे। क्लियर है, मतलब ओवरऑल टर्म डेट्रीवोर्स लिख दी है, वैसे तो डिकम्पोजर्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं है, अर्थवॉर्म भी आ गए, बैक्टीरिया भी आ गए, फंजाई भी आ गए, ये सारे आ गए। ठीक है, फिर क्या करते हैं ये डेट्रीवोर्स, हाँ डेट्रीवोर्स को फिर आगे खाने वाले हैं क्रस्टेशियंस, कंज्यूमर्स बोलेंगे उनको, डेट्रिटस कंज्यूमर्स, देन स्मॉल कार्निवोरस, देन लार्ज कार्निवोरस में लार्ज फिश आ गई, स्मॉल में ये आ गई क्रस्टेशियंस, जैसे वाटर के अंदर क्रस्टेशियंस होते हैं, ये क्रस्टेशियंस को खाने वाले स्मॉल फिश, उनको खाने वाले लार्ज फिश। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो है, जो हेडिंग डाल लेना यहाँ पे, ये वाला, येलो से ही करते हैं, हाँ ये वाला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। ये तो पढ़ा हमने कि एनर्जी फ्लो करती है, कैसे, कितनी अमाउंट फ्लो करती है, कितनी अमाउंट लॉस्ट हो गई, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलो मैं डायग्राम के थ्रू ही बताती हूँ तुम्हें कैसे है, क्या है इसमें पॉइंट्स, ये आता भी होता है एग्जाम में। तो बच्चों जो सन की एनर्जी, इंटरेस्टिंग बात तुम्हें पता लगेगी, सन की एनर्जी को ये कितना, जो भी है सन की एनर्जी 1% फिक्स कर, वो नहीं बात कर रही मैं, पीएआर की नहीं बात कर रही, टोटल सन एनर्जी का कहीं कहीं 1 to 2% भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये कितनी फिक्स कर रहे हैं, 1 to 2% बोल दो या 1% बोल दो, तो 1% को प्लांट फिक्स कर रहे हैं, ध्यान रहे यहाँ 1% है क्योंकि आगे 10 चलने वाला है, यहाँ पे 1% फिक्स करती है, 1% लिखना है। टोटल एनर्जी अगर मान लिया सन का ऐसे लिख दे, 10,000 जूल एनर्जी सन की प्लांट के ऊपर पड़ रही है, तो वो कितनी एनर्जी को आगे भेजेंगे, पहले तो 1% निकाल लो, उसमें से कितना आएगा, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। फिर उसके बाद जो इसने फिक्स की उसका फिर आगे ये इसमें कितनी जाएगी, मतलब यहाँ पे 10%, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 10%
इसमें आ गई, जो भी बना हुआ है, कैटरपिलर है या क्या है, और बाकी कितनी हीट में चली गई, डिसिपेट्स एज हीट, ठीक है, या कुछ भी और ऑर्गेनिज्म लेंगे या जो भी है 90%, फिर उसके इसके थ्रू कितनी आई 10% फिर, ठीक है। अब देखो कितना कम कम ही होता जाएगा ना आगे, और ये कितनी, ठीक है, फिर आगे 10%, फिर आगे 90%। अब देखो ध्यान से, ये देखो प्रोड्यूसर है, इधर इधर देखो बच्चे, हाँ बोलो, हाँ हाँ, जैसे ये 10,000 जूल था, उसका 1% कितना हुआ, 10,000 जूल का 1% कितना हुआ, 1000 हुआ या 100 हुआ, कितना हुआ, अरे करके देखो फटाफट, मैं पहले ही नहीं जगह, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, 10,000 जूल में से 1% निकाल दो तो कितना बचा, 100 जूल बचा ना, तो 100 जूल इसके पास आया, फिर उसका 10% और बाकी चला गया, फिर इसका 10 मतलब इसका 10%, 100 का 10% कितना हुआ, सिंपल, 100 का 10%, 10 हो गया ना, 10 हो गया ना, 100 10 हो गया ना, 10 आ गया यहाँ, और यहाँ पर 90 चला गया, फिर इसका 10%, 1 भी नहीं, 10 का भी 10%, 10 का भी 10% यार, हाँ हाँ 1 रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 रह गया, फिर 1 का भी 10% आगे, हाँ पॉइंट, तो सोचो कितना 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 जा रहा है, समझ आ गई बच्चों। इसी तरीके से अगर मान लिया अब ये इस तरह से, मतलब ये इसको ये खा रहे हैं, अगर इसको ये खा रहे हैं तो 10% यहाँ आ गया और 90% एज हीट, फिर ये 10% यहाँ आ गया, ये सॉरी, मतलब जहां जहां हीट है वहां 90% जाई जा रही है, जहां जहां, और ये 90% हीट के फॉर्म में चला गया, और यहाँ पर 10% आ गया। समझ आया, एनर्जी लॉस का कंसेप्ट समझ में आया। इसी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की टाइप में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, अमाउंट दी होगी जैसे हमने डिस्कस किया, फिर बताना है, तो कुछ नहीं, मान लिया 1%, 1/100 कर लो, तो सिंपल कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हैं। चलो क्लियर ना एनर्जी लॉस वाला, तो आपको मतलब एनर्जी का कंसेप्ट आए तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बना दो, कुछ नहीं, ये एक सिंपल ऐसी फूड चेन ही बना के दिखा दो, और हाँ हाँ, ये जैसे देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हो, फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, ये क्या दिखा रखे ईगल यानी कि ये कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, टॉप। अब एक और क्वेश्चन आता होता है इसमें कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, कैसे आता है ये क्वेश्चन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कार्निवोर, यस, ये अब फंस गए ना, ऐसे लगता है हमें थोड़ा थोड़ा सा पजलिंग सा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोर, हर्बीवोर्स आर द ओनली प्राइमरी कंज्यूमर्स। अभी तो देख के चलो समझ आ रहा है, मतलब हो सकते हैं पजल, तो हमें कंसेप्ट पक्का करना पड़ेगा, है तो सिंपल, इतनी बड़ी बात है नहीं है ये, क्लियर है। चलो आगे, छोटा सा पार्ट रह गया बस एनर्जी फ्लो का हमारा, ठीक है, फिर हमारा एक छोटा सा ही बाद में टॉपिक बचेगा, इसको छोटा कर दे, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लूं बच्चों, फिर मैं अरेंज कर दूंगी बाद में। देखो नजर आ रहा है कि नहीं, अब देखो नजर आ रहा है, क्लियर है। इसके मुझे लगता है तुम्हें इसी में से करना पड़ेगा, कुछ चीजें तो इसमें ऑलरेडी हैं, बस ये 1-2 पॉइंट्स और लिखने पड़ेंगे, ये मैं बता दूं। हाँ, the important point to note is that amount of energy decreases at successive trophic levels। पढ़ चुके, अब तुमने ये पढ़ लिया, इसके बारे में लिख भी सकते हैं ना आराम से। When any organism dies, it is converted to detritus और dead biomass, ये भी हम जानते हैं, या तो detritus या dead biomass सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग।
that serves as an energy source for decomposers. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डिकम्पोजर्स का एनर्जी सोर्स क्या है? डेट्रिटस, डेट्रिटस बोल दो, या फिर बायोमास, डेड बायोमास, बायोमास मतलब डेड बायोमास, या फिर ये आपको ये क्वेश्चन डेट्रिटस, मतलब एक और क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि हाँ रॉ मटेरियल्स क्या है डिकम्पोजर्स का, तो बोलोगे डेट्रिटस और डेड बायोमास, डेड बॉडीज, एनिमल एक्सक्रीटा, फॉलन लीव्स, ठीक है, डेड प्लांट, ये सारा बता दो, कुछ भी जो मतलब जिंदा ना हो वो सारी चीजें। क्लियर है? Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. लायन को भी डिपेंड रहना पड़ता है अपने से नीचे वाले को, फिर उस सेकेंडरी कंज्यूमर को भी डिपेंड रहना पड़ता है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर पे, हर्बीवोर को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? प्रोड्यूसर्स पे, है ना, प्रोड्यूसर्स पे ना, कोई भी हो सकता है प्रोड्यूसर, जरूरी नहीं एग्जाम में आपको प्रोड्यूसर लिखा हो, नाम दे देंगे ऑर्गेनिज्म का, कोई भी प्लांट का नाम दे देंगे, फ्रूट का नाम दे देंगे, सीड दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर है ना। अब इसमें एक दो टर्म्स है आगे, फिर ये सारा पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, बस एक चीज है जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये है इसके बारे में, ये क्या है ये देख लो। ईच ट्रॉफिक लेवल, माइंड में एक फूड चेन की शक्ल बना लो कि एक जैसे घास है, फिर ग्रास ऊपर खा रहा, फिर उसको वो खा रहा। सो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। समझ आ गई होगी ये वाली बात भी ना, उसका अपना एक बॉडी वेट या जो भी है बायोमास है ना, पेड़ का अपना है बायोमास, घामा बायोमास, एक डियर का अपना बायोमास है, ठीक है, वो बात अलग है कि उसका शिकार बन जाना है लायन का उसने। कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, उसको बोल देते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे मान लिया हम प्लांट के केस में बात कर रहे हैं, हर एक उसमें उसको बोल देंगे, जैसे ग्रास एक स्टैंडिंग क्रॉप है, या पीपल ट्री एक स्टैंडिंग क्रॉप की फॉर्म में देखें। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक तो स्टैंडिंग क्रॉप में ना ये पूछ लेंगे लिविंग है या डेड है, क्या है? लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज बायोमास। अकेला बायोमास टर्म आए ना, इसका मतलब वो लिविंग की बात कर रहे हैं, डेड बायोमास लिखा है तो मतलब डेड की बात कर रहे हैं। और द नंबर इन अ यूनिट एरिया, ठीक है, कितनी नंबर में पेड़ के नंबर गिन सकते हैं, जैसे हम घास के तो क्या ही नंबर गिनेंगे, घास का तो बायोमास ही देखना पड़ेगा। नंबर इन अ यूनिट नंबर, ठीक है, नंबर इन अ यूनिट एरिया। The biomass of a species is expressed in terms of fresh or dry weight. बच्चों ये पता है फ्रेश और ड्राई वेट क्या होता है? मतलब जो पूरा का पूरा ऐसे है, मतलब उसमें मॉइस्चर भी होगा। ड्राई वेट उसको जलाने के बाद जो बचेगा दैट इज ड्राई वेट, हमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है ना। सो मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट ना, मोर एक्यूरेट तो वही है क्योंकि वो तो कम ज्यादा हो सकता है वाटर का कंटेंट। तो द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन is restricted as the transfer of energy follows 10% law। अभी अभी हमने डिस्कस किया, only 10% of the energy is transferred to each trophic level from lower trophic level। जैसे हम स्टार्ट करें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से, यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक 10%, फिर उसका जितना था, उसके पास जितनी पहुंची उसका 10%, प्रोड्यूसर का 10% नहीं जाएगा। तो ये नहीं है कि प्रोड्यूसर से 10% इसमें 10% उसमें ना, 100 का 10% यानी 10 उसमें गया, फिर 10 का 10% अगले में गया, फिर उसका 10% अगले में गया। तो ये आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकते हैं, बस तुमने 10% माइंड में ध्यान रखना है, उसको अप्लाई कर दो, ठीक है, हो गया। इट इज पॉसिबल टू हैव इन नेचर, इट इज पॉसिबल टू हैव so many levels: producer, herbivores, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chains. Do you think there is any such limitation in detritus food chain? बच्चों ये कल डिस्कस करेंगे, आप लोग पढ़ के आना इसके बारे में, ठीक है, क्या कोई लिमिटेशन है डीएफसी में, ये देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।